अरविंद केजरीवाल जी ने तो मुझसे मीटिंग भी की थी ना, तो मैं गया था उनके पास, उन्होंने राघव चड्ढा जी के हवाले कर दिया था। और राघव चड्ढा जी ने जो मुझे नज़रअंदाज किया, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद मैसेज भी भेजा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और नतीजा आपके सामने है। ममता बनर्जी साहिबा हो या डीएमके हो, इन सब को किसी एक हमारे जो आंदोलन में हैं व्यक्ति ने मुझसे ईवीएम का अभी चुनाव के पोलिंग से कुछ 4-5 दिन पहले ही प्रोटोकॉल लिया था कि आपको ही पता है, वो प्रोटोकॉल बना के दो जिससे हम ईवीएम का जहर कम कर सकें। अब मैंने तो बना के दे दिया था, अब उसको फॉलो नहीं किया तो अंजाम तो यही होना था ना, आरएसएस के नहीं। तो मैं गया था उनके पास, उन्होंने राघव चड्ढा जी के हवाले कर दिया था। और राघव चड्ढा जी ने जो मुझे नज़रअंदाज किया, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद मैसेज भी भेजा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और नतीजा आपके सामने है। ममता बनर्जी साहिबा हो या डीएमके हो, इन सब को किसी एक हमारे जो आंदोलन में हैं व्यक्ति ने मुझसे ईवीएम का अभी चुनाव के पोलिंग से कुछ 4-5 दिन पहले ही प्रोटोकॉल लिया था कि आपको ही पता है, वो प्रोटोकॉल बना के दो जिससे हम ईवीएम का जहर कम कर सकें। अब वो पता नहीं, वो प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किया। तो मैं तरीका बता सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर की दवाई, हकीम की दवाई जब ही काम करती है ना, जब वो खाई भी जाए। अब मैंने तो बना के दे दिया था, अब उसको फॉलो नहीं किया तो अंजाम तो यही होना था ना। क्या बात हुई थी केजरीवाल जी से? बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं। क्या खुलासा है? सच है, पूछ लो आप केजरीवाल जी से। उन्होंने ये से फोन आया था केजरीवाल हमने मैं किसी नेताजी को, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ सबको, मैं तो बाबा साहब के संविधान, मुझे ना किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी में पद चाहिए, ना कोई टिकट चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा अम्बेडकरवादी हूँ। मैं ये जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ कि बाबा साहब ने जितनी कुर्बानियाँ दे के, हमारे जो भगत सिंह जी हैं, दूसरे अशफाक उल्लाह खान है, कितने हमारे जो संघर्ष करने वाले सच्चे सिपाही थे देश के, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। बाबा साहब ने उसको, देश को मजबूत बनाने के लिए जो रास्ता दिया है, उसको बचाना है मुझे। तो मैं तो जाके उनसे इसीलिए मिला था, वरना मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे कोई काम है उनसे क्या? ऐसा बुरा वक्त मेरा नहीं अभी आया है कि मुझे किसी भी नेता से कोई काम पड़े। जानना चाहती है क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने मुझसे पूछा जी ये आप क्या है, मैंने उनको समझाया ऐसे ऐसे है, तो वो 100% कन्विंस हो गए। उन्होंने राघव चड्ढा जी को बुलाया और बताया भाई ये प्लान है इनका, और इससे हम ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है वो रोक सकते हैं। मतलब रोक नहीं सकते, कम से कम कर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि वरना आप 100% चुनाव हार रहे हो। मैं तो ओपनली पब्लिक भी बता रहा था ना, जैसे मैं पहुंच जाए केजरीवाल तक। नहीं पहुंच क्या जाएगी, उनके और मेरे बीच में तो हुआ ही है ये। अगर वो उस दिन मेरी बात सुन लेते तो वो आज मुख्यमंत्री होते। अब जब राघव चड्ढा जी के हवाले कर दिया उन्होंने, तो मैं तो पहले ही समझ गया था। राघव चड्ढा जी ने फिर मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तो मैंने उन्हें मैसेज भी लिखा कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने जो बैठ के प्लान तय हुआ था ना, ऐसे रोकेंगे हम ईवीएम के ये जो दंश है उसको कम कैसे करेंगे। तो उसके बाद फिर वो गायब ना, अरविंद केजरीवाल जी भी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो नतीजा आपके सामने ही है ना सारा। आप जाके अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको इंटरव्यू दें तो पूछ लेंगे, वो हार ही नहीं सकते थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त दिल्ली के सीएम होते, भले ही वो जेल में होते, लेकिन चुनाव वो जीत जाते। आपको अंदाजा लग गया था कि राघव चड्ढा जो हैं वो एक एजेंट के तौर पर या स्लीपर सेल के तौर पर आम आदमी पार्टी में रहते हुए भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं? आपको कहानी सुना रहा हूँ ना। जो मीटिंग में राघव चड्ढा जी, मैं और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में तय हुआ, मतलब एक रूम में सिर्फ 3 लोग जो तय हुआ, ये प्रोटोकॉल बना के मैं दूंगा। उसके बाद मुझे मैंने बोला कि यहाँ जो आपके कार्यकर्ता हैं, मुझे उनको ट्रेन करने आना पड़ेगा। मैं अपना सब काम छोड़ के, मैंने अपना जो कोर्ट के भी केसेस थे ना, वो भी अपने जूनियर्स के हवाले कर दिए थे उस दिन। लेकिन फिर वो मुझसे बात ही करना बंद कर दें, ये सब तय होने के बाद। तो मैं क्या बच्चा हूँ? मतलब राघव चड्ढा ने केजरीवाल से बातचीत करके केजरीवाल को अपने पाले में कर लिया। हाँ, फिर मेरी मीटिंग हुई उनसे, राघव चड्ढा जी से अलग में, इसी पंजाब भवन में हुई थी। तो उसके बाद तय हुआ था कि हाँ, हम ऐसे ऐसे, हमें एक वकीलों की टीम चाहिए होगी, ऐसे ऐसे आप ट्रेनिंग दोगे कि कैसे ईवीएम को जब शुरू में देखते हैं या एफएलसी के बाद चेकिंग करते हैं, स्ट्रांग रूम्स में क्या करना है, ये सारा मैंने उन्हें ब्रीफ किया था। सब 100% कन्विंस हुए थे, सब कह रहे थे हम ये करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगर कोई मैं आगे से फ़ोन कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इतना बच्चा नहीं हूँ ना, या मैं अंधा नहीं हूँ, या मैं कोई ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ। तो फिर मैंने केजरीवाल जी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी डाला दैट वो फॉलोअप नहीं हो रहा है राघव चड्ढा जी की तरफ से, तो फिर भी उन्होंने मुझे वापस बात ही नहीं की। तो फिर मैं समझ गया कि ये गया। उनके पास तमाम बड़े वकील हैं, नरेश यादव हो गए, सोमनाथ भारती हो गए, जो कानून मंत्री भी दिल्ली के रह चुके हैं। हो सकता है कि आपस में बातचीत हुई हो
कि नहीं ईवीएम तो ठीक है पूरी तरीके से? अब ठीक है तो ठीक रिजल्ट आ ही गया ना, फिर तो आ ही गया रिजल्ट। भाई मैं तो एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक है ही ना। ममता बनर्जी साहिबा भी ठीक हैं, बड़े बड़े वकील थोड़े जो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं 45 दिन के चक्कर में, बड़े बड़े परम आदरणीय वकील हैं, वो तो सब ठीक हैं ही और ठीक नज़र आ ही रहे हैं ना। ममता बनर्जी साहिबा पॉपुलर नहीं थी, आरएसएस और बीजेपी पॉपुलर थी बंगाल में, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल जी तो पॉपुलर नहीं थे यहाँ पे, वो तो पॉपुलर तो बीजेपी की ये रेखा गुप्ता जी थी, यही बात है ना। और मध्य प्रदेश में वो मोहन यादव जी पॉपुलर थे और राजस्थान में ये पॉपुलर थे, ये तो सच बात है ना। और अगर ये सच नहीं है तो मैं ही सच बोल रहा हूँ फिर। मोदी जी और अमित शाह जी, मोदी जी जो इजराइल को अभी अभी अपना फादरलैंड बता के आ रहे हैं, बंगाल के बहादुर और पेट्रियाटिक और देशभक्त लोग इस बात को नज़रअंदाज कर पाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी के जो राज्य से में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी ब्रिटिश से अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। और वो लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे जो इजराइल जैसे एक तरीके से गैरकानूनी देश को अपना फादरलैंड बताएगा। वो बंगाल के बहादुर लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे। ये आप सच मान सकते हो, मेरे गले से तो ये बात नहीं उतर सकती, किसी हालत में नहीं उतर सकती। चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छी बातचीत आपकी हो, क्योंकि आपने जमानत भी करवाई है उनकी। मायावती जी और अखिलेश यादव जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है और कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग अब गोवा हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, अब चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से लग चुके हैं और इस किले को भी ये लोग फतह करने का काम करेंगे। तो मायावती जी और अखिलेश से क्या कहेंगे आप? और हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर जी को भूल रहे हो आप? वो तो आप फोन पर बातचीत कर लेंगे। मैं तो किसी से भी बात ही, वो भी तो अब आंदोलन छोड़ के नेता बन गए ना। अब मैं तो कभी फ़ोन करूंगा ही नहीं ना, मैं तो नेताओं से बात ही नहीं करता, सीधी सी बात है। ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम के लिए अगर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं तो मैं एकदम उनसे जाके मिलने को भी तैयार हूँ, समझाने को भी तैयार हूँ। वरना मुझे कोई काम पड़ता नहीं है नेताजी से, किसी भी नेता से कोई काम मुझे पड़ा नहीं है आज तक। ऊपर वाले ने मुझे इससे बचा के रखा है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, वो मैं काफ़ी हूँ। मैं अपने अम्बेडकरवादियों की और जो देश के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जितना मैं काम कर सकता हूँ कर ही रहा हूँ। मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं। अब चंद्रशेखर साहब ने कई दिनों से कोई आंदोलन नहीं किया तो मेरी जो उनके लिए इज़्ज़त थी वो कम होती ही जाएगी। जितना जितना वो आंदोलन कम करेंगे उतनी उतनी इज़्ज़त कम होती जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ना चंद्रशेखर साहब को कुछ करना है, ना मायावती जी को कुछ करना है, ना ही अखिलेश यादव जी को कुछ करना है, ना ही राहुल गांधी जी को कुछ करना है। यूपी की, पंजाब की, गोवा की, गुजरात की, उत्तराखंड की जनता स्वयं सब कुछ कर देगी। सिर्फ ईवीएम को हटाना है उन्हें, वो नहीं कर रहे तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। वो मिले हुए हैं या वो गुमराह हैं, तीसरी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन वो लोग बड़े नेता हैं तो कुछ लोग आपके ऊपर शक करेंगे कि आप जो है ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। यार अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, इन तमाम बड़े नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है, कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। अरविंद केजरीवाल जी से तो मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई, शरद पवार जी से 1-to-1 मीटिंग हुई। शरद पवार जी को 10 मिनट लगे थे समझने में, अरविंद केजरीवाल जी को 15 से 20 मिनट लगे थे। दोनों ने ये कहा था कि आप 100% सच बोल रहे हो। आप बताओ, 15 मिनट और 10 मिनट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी नेता ऐसा है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है जिसे मैं 10 से 15 मिनट में कन्विंस ना कर सकूँ, है ही नहीं। ईवीएम के मुद्दे पे 10 से 15 मिनट में कोई नहीं है। और ये बात मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। इतना भी मतलब ऐसा है कि मुझे ये भी कहा जा सकता था कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, ऐसी हवाबाजी कर रहा हूँ या, पर मैंने रिजल्ट लाए हैं ना। मैंने ईवीएम के खिलाफ सारे जितने सब लोगों ने मिलकर रिजल्ट नहीं लाए, उससे ज़्यादा रिजल्ट मैंने लाए ना। मैंने प्रधानमंत्री जी को और हमारे भ्रष्ट अधिकारियों को चुनाव आयोग के मजबूर किया कि वो कानून बदलें, क्योंकि अदालत से ऑर्डर लाया वीडियो और सीसीटीवी फुटेज दिखाने का। तो कुछ तो मेरी वैल्यू है, छोटी मोटी सही। मैंने देखा कि आपको जेल भेजा गया, जंतर मंतर से गिरफ्तार किया गया, पटियाला हाउस कोर्ट से अरेस्ट किया गया आपको। एंटीसिपेटरी बेल लेने तो नहीं भागा था ना, और फिर वो एंटीसिपेटरी बेल मुझे कोई मिली भी नहीं है आज तक।
और मैं कभी ये भी नहीं, मैंने आपको शायद पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैं अभी भी, अगर वो बात सच थी 50,000 करोड़ की जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की पत्नी के बारे में बोला गया था, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के बारे में बोला गया था, और 3 पासपोर्ट की बात थी, अगर वो सच है तो वो अब जनता के सामने उजागर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सीएम बन गए। हेमंत ने तो आज कहा पेड़ा बनाएंगे हम, और जो मैंने बोला है मैं वो करूंगा। मैं भी जो बोल रहा हूँ मैं भी तो करूँगा। मैंने भी तो कहा है, अगर पवन खेड़ा जी के पास और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे सबूत है ना, वो हट जाएं बीच में से, मैं करूँगा ना। सबूत तो दें मुझे, मैं करूँगा। मैं देश में बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं एंटीसिपेटरी बेल की ज़रूरत नहीं समझता हूँ देश बचाने के लिए। ये एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, क्या बोलूँ इस बारे में मैं। एंटीसिपेटरी बेल लक्ष्य था क्या कांग्रेस पार्टी का, या देश के सामने ये भ्रष्टाचार उजागर करना लक्ष्य था? इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, एंटीसिपेटरी बेल हो गई, मतलब क्या है ये देश पहनाया गया बाकायदा, लगा कि जैसे कोई किला फतेह करके आए हो, और वो 50,000 करोड़ उस गरीब जनता के क्या हुए जो उन्होंने चुराए उनके हिसाब से? सबूत देना, मुझे दें, अगर इनके बस की नहीं है तो मुझे दें, मैं करूँगा। ईवीएम के मुद्दे पर आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका जो मैसेज है जब जाता है बहुत दूर तक जाता है। मुद्दा एक ही है, और वो जनता देश की समझ भी चुकी है। जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। जनता ने ही मुझे इस बात के लिए प्रेरित भी किया था। जब हमने 2024 में ये आंदोलन शुरू किया था सड़कों पे, तो सबसे पहले आंदोलन भी मैंने किया था सड़कों पे, वरना ये कई 10 साल 15 साल से आंदोलन चल रहा है।